नमस्कार। आज की कहानी है जिनेंद्र कुमार द्वारा लिखी हुई अपना अपना भाग्य। इस कहानी का मुख्य पात्र एक गरीब पहाड़ी बालक होता है जिसकी उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष होती है। वह नंगे पैर, नंगे सिर और मैली कुचैली कमीज पहने रहता है। वह एक स्वाभिमानी और मेहनती बालक है। जिनेंद्र कुमार, जिनका जन्म 2 जनवरी सन 1905 में अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ था, उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। जिनेंद्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने जीवनी, संस्मरण और साक्षात्कार आदि भी लिखे हैं। अपना अपना भाग्य कहानी माना जाता है कि विशाल भारत पत्रिका में सन 1929 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा इस कहानी में जिनेंद्र जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से एक गरीब बच्चे का चित्रण किया है। गरीब बच्चा जो सर्दी से मर जाता है क्योंकि अमीर लोगों ने उसकी प्रति संवेदना नहीं दिखाई। और हम यह कह सकते हैं कि इस कहानी का अंत बड़ा ही दुखांतक होता है। यह पाठक को सोचने के लिए विवश कर देता है कि सामाजिक विषमता की ओर खाई है, उसमें मनुष्य इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। एक गरीब की उपेक्षित जीवन जीने की मजबूरी और अमीर वर्ग के द्वारा निर्दयी व्यवहार को दिखाना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके अलावा इस कहानी का जो पात्र है, जैसा कि मैंने बताया आपको, 10 वर्ष का एक अनाथ बच्चा है और जो कथानायक भी है इसी कहानी का, और यूं कह सकते हैं कि कथानायक की मित्र की भूमिका भी निभाता है। इस कहानी की शैली आत्मकथात्मक शैली है, अर्थात यह कहानी मैं शैली में लिखी हुई है और यह कहानी 4 भागों में है। और इस कहानी का उद्देश्य है कि लेखक अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर नैतिकता, परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देना चाहता है। प्रस्तुत कहानी का बालक केवल इसीलिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है क्योंकि कोई भी उसकी मदद नहीं करता। यदि समय पर उस बालक की सहायता होती तो न केवल वह जीवित रहता, अपितु समाज का एक जिम्मेदार नागरिक भी वह बन सकता था। तो इसीलिए आइए पढ़ते हैं इस मार्मिक कहानी को, जो एक तरह से सामाजिक विषमता को बताती है और मनुष्य कितना संवेदनहीन हो सकता है, यह सब हमारे सामने रखती है। इसीलिए अपना अपना भाग्य कहकर हर मनुष्य जिम्मेदारी से मुक्त होने का प्रयास करता है, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज के निचले तबके की ओर सभी की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उसका निर्वाह भी किया जाना चाहिए। लेखक इस कहानी के द्वारा यह संदेश देना चाहता है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और सुनते हैं। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे ही एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाव से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंगकर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई 1-2 अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी, और कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शकल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी पानी में डाले सधैर्य, एकाग्र, एकस्त, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे।
सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न ओर था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे, मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इतलाता निकल चला जा रहा हो। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चित्रों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते, खेलते, हंसते, शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंख फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां थीं जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आ जाती थी, न हंसने में लाज आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो, तीन तीन, चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थीं। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मियां सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोकलाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेशनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी ना पुरुषोत्तम भी थे जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला हो। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा कि यह लॉन बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका से जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें रेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना, 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सब को ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय थी। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा से कणकण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता।
रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सो जाना चाहता था। पर साथ के मित्र की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका क्या कुछ ठिकाना है? और वह कैसी क्या होगी, इसका भी कुछ अंदाज है? उन्होंने कहा, आओ जरा यहां बैठें। हम उस चूते कुहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फीली ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ तो मैंने भी खिजलाकर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। मित्र कहने लगा। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था और यह जरा बैठना जराना था। चुप चुप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर हैं, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहां पड़ रहे थे और वह न जाने कहां जा रहा था। कहां जाना चाहता है यह भी कोई मालूम न था। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है न पिछला, न दायां है न बायां है। पास ही चुंगी की लालटीन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाकर देखा और पास आ गया। तू कहां जा रहा है रे? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मूक फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहां सोएगा? यहीं कहीं। कल कहां सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हां। बाहर चलेगा? हां। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हां। कहां? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों से? बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी। यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप हैं? हाँ हैं। कहाँ हैं? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग के आया है ना? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहां आए थे। वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। इस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ कि दर्द हुआ और पूछा, मर गया? हाँ, साहब ने मारा और मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी। स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही भी थी। ओहो, फिर आप कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए, यह लड़का है। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूं, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो।
मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब हैं। ऐरे गेरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं तो मैं क्या करूं? माने क्या खाक, आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। मैंने पूछा, क्या है? अरे, इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सचमुच मेरे जेब में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे, क्योंकि कड़ाके की सर्दी थी ना। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। फिर मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता बेटा, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? लड़के ने निराश आशा से पूछा। हाँ, ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में। बालक कुछ ठहरा। मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक और बढ़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताली सैर खुशी खुशी खत्म करने को चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठुठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानव दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। तो यह थी छोटी सी कहानी जिनेंद्र कुमार के द्वारा लिखी हुई, अपना अपना भाग्य। देखिए क्या होता है ना, जब हमारे सामने ऐसी स्थिति बनती है कि हम अपनी आंखों से खुद देख रहे हैं किसी गरीब की दशा को, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ उसके हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, और फिर हम ये बहाना लगा के उस बात को टाल देते हैं कि अपना अपना भाग्य है, जाने दो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन कौन जाने कि कब किस समय क्या घटना घट जाए। तो यह कहानी हमें यह भी संदेश देती है कि कोई भी कैसी भी स्थिति हम अपने निचले तबके के वर्ग के लोगों को, या किसी गरीब या किसी असमंजस या असहाय लोगों को अपने सामने देखते हैं जो बेरोजगार है, किसी तरह की हेल्प उसे चाहिए, तो उस समय कर देनी चाहिए हेल्प। कल का या परसों का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों दोस्तों ने, जो नरेटर है, कहानी का लेखक है, जो खुद ही मतलब मैं शैली में लिखी हुई यह कहानी है जो बता रहा है लेखक, अगर इसने और इसके मित्र ने उसी समय उस बच्चे की हेल्प कर दी होती तो आज वह जिंदा होता, है ना।
तो इसीलिए हमें स्थिति को देखकर मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि उस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो यह कहानी हमें यह संदेश देती है, और अपना अपना भाग्य कहकर किसी भी चीज को टालना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यह थी आपकी कहानी अपना अपना भाग्य। होप यू लाइक इट। नेक्स्ट कहानी के साथ जल्द ही मिलती हूँ। नमस्कार।